तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भागलपुर पहुंचे और लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। शहर में कहीं स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया तो कहीं मैराथन का आयोजन किया गया। इसी बीच भागलपुर में नॉर्थ नगर स्थित कर्णगढ़ में 50 टन रेत का उपयोग करते हुए पीएम मोदी के अभिनंदन में 20 फीट ऊंची कलाकृति बनाई गई। बता दें कि ये शानदार कलाकृति दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन, अंगजनगढ़ अंगिका का सभा फाउंडेशन और अंग मदद फाउंडेशन की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने बनाई। इसे बनाने में मधुरेंद्र कुमार को करीब 12 घंटे का समय लगा। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। पीएम मोदी भागलपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और राज्य के विकास को लेकर महत्वपूर्ण बयान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से भागलपुर सहित बिहार के अन्य हिस्सों में विकास की नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी का भागलपुर दौरा, भागलपुर में विकास की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश का यह विकास एजेंडा और पीएम मोदी ने भागलपुर का दौरा किया, जहां पीएम मोदी के इस दौरे को विकास के रूप में देखा जा रहा है कि भागलपुर वासियों को एक नई सौगात मिलेगी, जिसका आपको बताते चले मुख्यमंत्री नीतीश का यह विकास एजेंडा है, जहां पीएम मोदी ने किया भागलपुर का दौरा। तो वहीं यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भोपाल एक नई वैश्विक पहचान बना। विकसित भारत की इस कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान समिट में कुछ देरी से पहुंचे सीएम ने क्षमा मांगी। उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों देरी हुई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत अहम है। साथ ही आपको बताते चले, इस भव्य आयोजन के लिए उन्होंने सीएम मोहन यादव को उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं, इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के दो बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए
आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय का बयान और इधर इस बार जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी को समावेशी बजट होगा और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले साल जो समावेशी बजट था और उसके माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। और अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद नगरीय निकाय के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं समस्त प्रदेश के देवतुल्य मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी। और पिछले अभी खरीफ के सीजन में हम लोगों ने किसानों के खाते में 52,000 रुपया ट्रांसफर किया है। इससे किसानों में एक सशक्तिकरण हुआ है और साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को भी इससे गति मिली है। और 70 लाख माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 उनके खातों में भेजकर महिला सशक्तिकरण का काम भी सरकार कर रही है। 1.25 साल के सरकार में 12 किस्त महिलाओं के खाते में जा चुकी है और हमारा ये प्रदेश राजकोषीय अनुशासन के मामले में भी पूरे देश में अग्रणी राज्यों में है। हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, गुड गवर्नेंस को भी अपनाए हैं और सरकार खर्चा में भी मितव्ययता कर रही है। और लाल फीताशाही को हतोत्साहित करने के लिए हम लोग ई फाइल सिस्टम आरंभ किए हैं। ई फाइल सिस्टम आरंभ करने से फाइल के मूवमेंट में तेजी आ रही है और एक नई उद्योग नीति भी हमारी सरकार ने लॉन्च किया है जो छत्तीसगढ़ के अनुकूल है। और इसमें हम लोगों का जोर है कि जो भी उद्योग में 1,000 से ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था होगी उनको विशेष सरकार की तरफ से सुविधा का भी प्रावधान नई उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है। और नई उद्योग नीति को लेकर हम लोग दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर चुके हैं जिसमें 1 लाख करोड़ निवेश आने की पूरी
संभावना है उतने के प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं और नए उद्योग नीति का काफी उद्यम के क्षेत्र में स्वागत भी हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने 1 लाख करोड़ का निवेश बोला इससे भी आगे निवेश आ सकता है। और हमारा जो प्रदेश में सरगुजा और बस्तर जो ट्राइबल माहौल संभाग है, एरिया है, उसके विकास के लिए विशेष सरकार ध्यान दे रही है। उसको दोनों संभाग को हम लोग संवारने के लिए विशेष काम कर रहे हैं। और रामलला दर्शन योजना भी हमारी सरकार की योजना है जिसमें 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान राम का भी दर्शन किए हैं, साथ में काशी विश्वनाथ का भी दर्शन किए हैं। और इसी तरह से राजिम कुंभ का भी आयोजन है, इसमें भी महाकुंभ की भांति पूरे देश से साधु संत आए हैं और जो लोग किसी कारणवश महाकुंभ नहीं जा पाए वो लोग यहाँ पर राजिम कुंभ में जाकर उसी पुण्य के भागीदार हो रहे हैं। कहे कि यहाँ पर राजू लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव विराजमान हैं, तो उनका भी दर्शन करके श्रद्धालु लाभान्वित हो रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारा ये प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। 25वें साल में हम लोग प्रवेश किए हैं और विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है और हमारा विधानसभा भवन करीब करीब बनकर तैयार है। आज उसका विजिट भी है और हमको लगता है कि अगला हमारा विधानसभा का सत्र नए भवन में होगा। और मैं अंत में फिर से पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोकतंत्र की मजबूत परंपरा है और इस पूरे बजट सत्र में सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चाएं होंगी और छत्तीसगढ़ के विकास के कई काम यहां पर संपन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, खुशी की बात है कि IIT मंडी DRDO के साथ मिलकर कई शोध समस्याओं पर काम कर रहा है, जो ये दर्शाता है कि आप सभी हमारे रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीक उपलब्ध कराने के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश मंडी पहुंच के रक्षा मंत्री ने ये सब कुछ कहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी आशाएं और अपेक्षाएं भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती हैं, यानी आगे आपको और भी ज्यादा एक्टिवली काम करना होगा। मैं IIT मंडी के बच्चों से कहना चाहता हूं, आज भारत को अपना AI ड्रिवन वार डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत है। आज भारत को अपना AI ड्रिवन वार डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत है। डिफेंस के लिए इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स बनाने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर फायरवेल्स भी डेवलप करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि इसमें IIT मंडी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और डायरेक्टर साहब, मैं IIT मंडी को लेकर कुछ ये मत मानिएगा जरूरत से ज्यादा आशान्वित हूं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि IIT मंडी इस काम को कर सकता है। मुझे बताया गया है कि यहां ऐसे रिसर्चर्स हैं जो रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, AR/VR टेक्नोलॉजी पर अच्छा काम कर रहे हैं। आपके डायरेक्टर साहब ने भी बताया और आने वाले समय में आप इन सेक्टर्स में और इसी प्रकार की अन्य कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इधर सपा मुखिया अखिलेश यादव महाकुंभ के आयोजन पर लगातार हमलावर हैं। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस पानी में डुबकी लगवा रही है, स्नान करवा रही है, उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश सरकार के दावे महाकुंभ में फेल हो गए, जो दिव्यांग हुए और मदद नहीं कर पाए। कितने मरे हैं उनकी संख्या नहीं बता रहे। कानपुर में गंगा में पानी ही कम है। भारतीय जनता पार्टी जिस पानी में डुबकी लगवा रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। कानपुर में होके आया हूँ, गंगा में पानी कम है। मुख्यमंत्री जी खुद गए थे यमुना के किनारे आज ही, उन्हें खुद पता होगा यमुना के पानी नहीं है। और ये तो सब अपनी जगह धर्म, कुंभ और रास्ते, ये ट्रैफिक ही नहीं संभाल पाए। वो सोचो, लोग गाड़ियों में सोए 2-2 दिन 3 दिन
कहाँ वॉशरूम गए हुए, कहाँ खाना मिला होगा, पेट्रोल स्टेशन का डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। सोचिए आप क्या परिस्थितियां बनी, और श्रद्धालुओं की बड़े पैमाने पे जान गई, भगदड़ में गई है, खोए हुए वो नहीं मिल रहे हैं, लोग FIR लिखाना चाहते हैं। उसके साथ साथ जब वो अपने घर गए या घर से आए तो बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की जान भी गई है। उनको भी मुआवजा वही मिलना चाहिए जो मुआवजा सरकार ने ऐलान किया। ठीक। तो वहीं झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज का दिन अहम दिन है, जब उन्होंने स्वागत पूरे सम्मान के साथ किया गया है। मुख्यमंत्री सोरेन का स्वागत संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, प्रधान सचिव वंदना डाडेले और प्रभारी सचिव माणिक लाल हेम्ब्रे ने मिलकर गर्मजोशी से किया। इस मौके पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के स्वागत में अपने आदर्शों और सम्मान की भावना को उजागर किया। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस सम्मान के लिए अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका पर जोर दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला किया है। उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया जो कह रहे हैं कि पीएम सिर्फ चुनाव के चलते बिहार आ रहे हैं। तो आपको बताते चले, चिराग पासवान ने कहा कि जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव था तब भी पीएम मोदी दरभंगा आए थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें तो खुश होना चाहिए कि मोदी बिहार पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बिहार का भविष्य स्वर्णिम होगा। नेता प्रतिपक्ष किस बात पे सवाल उठा रहे हैं, तो समझ के परे। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो खुश होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बिहार में इतना समय दे रहे हैं, बिहार की वो इतनी चिंता कर रहे हैं। और जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि भैया अभी चुनाव का समय आ रहा है तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो पूछिए उनसे कि दरभंगा जब प्रधानमंत्री आए थे तो उस वक्त दिल्ली का चुनाव नहीं था, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री को चिंता थी ना बिहार की। जब यहाँ पे हम लोगों ने जनजातीय दिवस, गौरव दिवस हम लोगों ने मनाया था, जमुई में प्रधानमंत्री आए थे कि नहीं आए थे? चुनाव में लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए, एक एक करके प्रधानमंत्री अपने हर वादे को पूरा कर रहे हैं। और उसी क्रम में लोकसभा का चुनाव समाप्त अभी 7-8 महीने हुए नहीं कि प्रधानमंत्री जी का दरभंगा, जमुई, अभी आज भागलपुर आने, एक के बाद एक दौरा प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की 17वीं जयंती तिरुवेलमी में मनाई जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में AIADAM के सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन्होंने जयललिता के चित्र पर माला चढ़ाकर और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हालांकि कार्यक्रम के दौरान AIADAM के सदस्यों ने 2 गुटों के बीच तीखी बहस हो गई, जिससे हंगामा मच गया। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस मौके पर उन्होंने अपनी खुशी और संतोष का इजहार करते हुए कहा, बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अक्षय कुमार ने कुंभ मेले के लिए किए गए इंतजामों की भी सराहना की और कहा, इस कुंभ में सभी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और जो इंतजाम किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा उन्होंने इस आयोजन में लगे सभी कर्मचारियों और पुलिस का भी धन्यवाद दिया, जिनकी मेहनत से सब कुछ बेहतर तरीके से संचालित हो रहा है। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं,
बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं बॉलीवुड सेलेब संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह अक्षय कुमार ने संगम में डुबकी लगाई थी और अब कैटरीना कैफ अपनी सास के साथ महाकुंभ पहुंच गई हैं। इस दौरान कैटरीना कैफ ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई। उनका सिंपल सा लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। कैटरीना के लुक की बात करें तो उन्होंने पीच कलर का सूट पहना हुआ है और कैटरीना की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड, स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सेमिनार में करीब 150-200 लोग थे। उस सेमिनार के स्पीकर ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और लोगों से पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। सभी लोगों ने हाथ उठा दिए। इसके बाद उसने उस नोट को तोड़ मरोड़ कर खराब कर दिया और फिर वही सवाल पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। फिर सबके हाथ ऊपर उठ गए। तीसरी बार उसने उस नोट को जमीन पर गिराकर अपने जूते से उसे रगड़ दिया और फिर वही सवाल दोहराया कि अब इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। स्वाभाविक इस बार भी सभी के हाथ उठ गए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, रुपया रुपया ही रहता है, चाहे इसे कितनी भी बार गंदा करो तब भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। उसी तरह जीवन में हम भी अपने गलत डिसीजन के कारण या विपरीत परिस्थितियों के कारण कई बार पिसते हैं, गिरते हैं, निराश हताश होते हैं, अपना संतुलन या कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठते हैं। लेकिन हम अपनी वैल्यू कम होने ना दें, अपना हौसला बरकरार रखें और सर्कमस्टांसेस का डट कर मुकाबला करें तो एक बार पुनः सूर्य उदय होने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं ना, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा अगर तेरे अंदर हौसलों से मुकाबला करने का हुनर होगा। नमस्कार। भारत में दूध उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर
ये याद रखिए 10 साल में